साथियों, आज की स्टोरी राजस्थान के रहने वाले एक परिवार की है। कई बार हम जोश भरी जवानी में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका खामियाजा हमें और हमारे पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। हम सोचते हैं कि इस कांड को करने के बाद हम पुलिस से तो बच गए और किसी को पता तक नहीं चला, लेकिन ईश्वर का न्याय घूम फिर की कहीं ना कहीं से हो ही जाता है। आज नहीं तो आने वाले कुछ समय के बाद आपने जवानी में जो गलत काम किए थे उसका बदला आपको चुकाना होता है। तो आज की कहानी एक ऐसे ही शख्स की है जिसने जवानी के जोश में एक बहुत ही जघन्य और शर्मसार करने अपराध कर दिया था और बाद में उसका खामियाजा उसके परिवार को भुगतना पड़ा। उसने इस हादसे में अपने पिता को खोया और यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने बहुत ही भयानक दर्द झेला और बाद में ये पूरी स्टोरी उसकी पत्नी ने ही हमारे साथ शेयर की है, जिनका नाम है बबीता। बबीता ने हमें बताया कि उसके पति की किए हुए पापों की सज़ा उसको और उसके ससुर को भुगतनी पड़ी। तो साथियों, कहानी को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे यही कहूँगा कि अगर अब तक भी आप हमारी लॉयल फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो उस रिश्ते को दिल से जोड़ लीजिए। और हाँ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें, जिससे मैं आखिर में लॉयल फ्रेंड्स के नाम ले सकूं। और अगर आपके पास भी अपनी कोई कहानी है तो आप मुझे बेझिझक व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं ताकि बाकी लोगों तक भी आपकी कहानी पहुंच सके। तो चलिए, अब इस कहानी को आप मेरे ही पर्सपेक्टिव से सुनने वाले हैं। कुंभलगढ़ प्लेटफार्म नंबर 4 पर लाल बहादुर शास्त्री सुपरफास्ट आकर रुकती है। रात के 12 बज रहे होते हैं। गिनी चुनी सवारियां ही इस ट्रेन में चढ़ती हैं। बोगी नंबर 34 में एक नवविवाहित जोड़ा चढ़ता है। लाल साड़ी में सजी बबीता बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सुरेश और बबीता को अपनी सीट पर एक आदमी सोया हुआ मिलता है। वो जोर जोर से खर्राटे भर रहा होता है। सुरेश उसे झकझोरता है, उठिए, ये हमारी सीट है। पर उस आदमी पर झकझोरने का कोई असर नहीं होता। वो जोर जोर से खर्राटे भरता ही रहता है। फिर सुरेश झकझोरने के साथ उसके कान में जोर से चिल्लाता है, ये हमारी सीट है, उठिए यहाँ से, आप कहीं और जाकर खर्राटे भरिए। ऐसे चिल्लाने से वो आदमी जाग जाता है। वह सुरेश और बबीता को घूर कर देखता है। वो आदमी बहुत डरावना था। उसके बाल चिड़िया के घोंसले जैसे और रंग भैंसे जैसा था। वो अपनी गर्दन चारों तरफ घुमाकर जैसे ही छर्रर की आवाज़ के साथ अंगड़ाई लेता है। सुरेश और बबीता दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। सुबह के करीब 8 बजे दोनों को होश आता है, पर वहाँ उन दोनों को वो आदमी दिखाई नहीं देता। फिर दोनों अपना वो सफ़र डरते डरते पूरा करते हैं। घर आकर भी बबीता डरी डरी सी रहती है। अब अक्सर उसे एक अजीब एहसास होता रहता है, जैसे कोई उसके बालों को सहला रहा है या उसके बदन पर कोई चीज़ रेंग रही है, जैसे कोई अपनी उंगलियां फिरा रहा हो। उसने कई बार सुरेश से कहा कि मुझे अभी तक वो ट्रेन वाला भूत दिखता है, तो सुरेश उसे उसका वहम कहकर टाल देता है, क्योंकि वो भूत अब सुरेश को नहीं दिखता था, न उसे कोई अजीब एहसास सा होता था। रात के 12 बजते ही बबीता उठकर बैठ गई, जैसे किसी ने उसे झकझोर कर उठा दिया हो। उठो बबीता, उठो। जैसे ही बबीता उठकर बैठती है, उसे एक अजीब सी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई महसूस होती है। वो डर के मारे सुरेश को झकझोर कर उठाती है। सुरेश, देखो, कोई कमरे में है जिसने मुझे झकझोर कर उठाया। ये कैसी अजीब सी खुशबू हमारे कमरे में फैली है। सुरेश बबीता के इस तरह झकझोरने से चौंक कर उठ बैठता है और कहता है, क्या हुआ बबीता, क्या हुआ? बबीता पसीने से भीगी हुई उससे बिना कुछ कहे कांपती हुई उसके सीने में अपना मुंह छिपा लेती है। बबीता डरते डरते उंगली से इशारा करके बताती है, वहाँ पर्दे के पीछे वही ट्रेन वाला भूत है जिसने अपनी पूरी गर्दन चर्रर की आवाज़ से मोड़ी थी और दोनों बेहोश हो गए थे। सुरेश कमरे की लाइट जलाकर पर्दे के पीछे देखता है, पर उसे वहाँ कुछ नहीं दिखता। न कोई अजीब सा एहसास होता है, न कोई अजीब सी खुशबू आती है। वो उसे बबीता का वहम समझकर बबीता को सीने से चिपका कर सुला लेता है। दूसरे दिन फिर रात के 12 बजते ही बबीता चौंक कर उठ बैठती है। उसे वही अजीब सा एहसास होता है, कमरे में कोई मौजूद लगता है, अजीब सी खुशबू आती है। बबीता फिर पसीने में नहाई कांपती हुई सुरेश को उठाती है
सुरेश उठकर लाइट जलाकर उसे तसल्ली देता है कि यहाँ कमरे में उन दोनों सिवा और कोई नहीं है, और बबीता को सीने से लगा सुला लेता है। अब तीसरे दिन बबीता को कोई अजीब सा एहसास नहीं होता ना। वो रात के 12 बजे उठती है। इससे बबीता सुबह बहुत फ्रेश फील करती है और सुरेश से कहती है, हाँ आप सही कह रहे थे, सब मेरे मन का वहम था। कल रात मुझे कोई अजीब सा एहसास नहीं हुआ ना, वो अजीब सी खुशबू आई, न मेरी नींद खुली। सुरेश उसे खुद की तरफ खींच कर कहता है, तुम्हारे पास मैं किसी को आने दूंगा तब न पगली, मेरे रहते कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता है। भूत तो क्या, भूत का बाप भी नहीं। थोड़ी देर यूं ही पास खड़े रहने के बाद उसे कहता है, आज ऑफिस जाने देने का इरादा है कि नहीं? बबीता शर्मा कर कहती है, चलो हटो, हर वक्त शरारत सूझती रहती है, अब जाओ ऑफिस, नहीं तो लेट हो जाओगे। सुरेश मुस्कुराकर कहता है, जाता हूँ बाबा, पहले तो खुद ही जाने नहीं देती, अब खुद ही भगा रही है। बबीता मुस्कुराकर बाएं बोल सुरेश के जाने के लिए गेट खोल देती है। थोड़ी देर बाद बबीता को एहसास होता है कि कोई उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच रहा है और उसके बालों को सहला रहा है। फिर वही अजीब सी खुशबू उसे अपने आसपास महसूस होने लगती है। बबीता, बबीता, बबीता कहते वो अजीब सी खुशबू बबीता से लिपट जाती है। बबीता उस खुशबू की तरफ खींची चली जाती है। सुध बुध खोई बबीता को कुछ पता ही नहीं चलता यह क्या हो रहा है। वह साड़ी का पल्लू अपनी कमर में खोसे उस खुशबू की तरफ खींची चली जाती है। दोपहर 2 बजे के करीब घर की घंटी बजती है। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। घंटी बजते ही बबीता को वह खुशबू छोड़कर चली जाती है। उसके जाते ही बबीता को अपना पूरा बदन टूटा टूटा सा लगने लगता है। बबीता जैसे तैसे घर का गेट खोलती है तो सामने सुरेश को खड़ा पाती है। बबीता ने कहा, अरे आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? सुरेश कहता है, घर के अंदर भी आने दो यार, घर के बाहर ही सारे सवाल करोगी क्या तुम? बबीता थोड़ा पीछे हटती है तो सुरेश घर के अंदर आ जाता है। थोड़ी देर बाद रुआसी सी बबीता सुरेश से कहती है, सुरेश, वो अजीब सी खुशबू मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। थोड़ी देर पहले उसने मुझे कसकर पकड़ रखा था, मेरा सारा बदन टूट रहा है, बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है मुझे। सुरेश ने कहा, क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? कोई खुशबू कैसे किसी को पकड़ सकती है? और मेरे अलावा कौन पकड़ेगा तुम्हें? अपनी बीवी को सिर्फ मैं ही पकड़ सकता हूँ, कोई दूसरा देखें भी तो उसकी आंखें निकाल लूँगा। अब जाओ जल्दी से चाय बनाकर लाओ मेरे लिए। उदास बबीता सुरेश की बातें सुन कुछ नहीं बोल पाती। वो चुपचाप रसोई में चाय बनाने चली जाती है। रसोई में जाते ही बबीता को ऐसा लगता है फिर किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया हो और वो कशमशा रही हो। सुरेश के चाय पीने के बाद बबीता सुरेश को सारी बात बताती है। सुरेश उस पर ज़ोर से हंसने लग जाता है और कहता है, तुम सपना देख रही थी, कोई भूत भूत नहीं है यार, खुद भी डरती है और मुझे भी डराती रहती हो। सुरेश उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करता है। रात के करीब 12 बजे बबीता फिर पसीने से लथपथ उठकर बैठ जाती है और सुरेश से कहती है, सुरेश उठो उठो। सुरेश देखो, कोई है पर्दे के पीछे। सुरेश खींच कर कहता है, अरे यार कोई नहीं है, सो जाओ और सोने दो। सुबह सुरेश के ऑफिस जाने के बाद फिर वही खुशबू बबीता को अपनी तरफ खींच लेती है। बबीता को ऐसा लगता है जैसे कोई उसके होठों पर अपने होंठ रख रहा है और उसकी कमर पकड़कर खुद की तरफ खींच रहा है, बालों को सहला रहा है। अब ये रोज़ का क्रम बन जाता है। सुरेश के जाते ही वो खुशबू बबीता से आकर लिपट जाती है और बबीता चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती है। सुरेश उसकी इस तरह की किसी बात पर यकीन भी नहीं करता है क्योंकि उसे तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। एक दिन रात के 3 बजे उठकर बबीता पास की काली पहाड़ी पर चली जाती है। काली पहाड़ी के आसपास घना जंगल और खूंखार जानवर रहते थे। रात के 3 बजे काली पहाड़ी का दृश्य बहुत खतरनाक था। भयानक अंधेरा, बेतरतीब फैले बड़े बड़े पेड़ और उस पर उल्टे लटके छीं छीं करते चमगादड़ बहुत डरावने होते हैं। जहाँ तहाँ खड़े चींटियों के महल, मकड़ी के जाले, चूहे और सांप के बड़े बड़े बिल और उसमें से रात को आती फुफकारने की आवाज़ सुनकर तो छोटे मोटे जानवर तक डर कर छिपे रहते थे। उनकी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी।
और अंधेरे में ये शिकारी शेर कब किसी पर हमला कर दे कुछ नहीं कह सकते थे। लेकिन बबीता नींद में उठकर इस काली पहाड़ी पर आ जाती है, जैसे उसे कोई पकड़ कर ले आया हो। चलते चलते बबीता एक गुफा में प्रवेश करती है। उस अंधेरी भयानक गुफा में हर तरफ मकड़ी के जाले लगे थे, सांप और चमगादड़ लटके हुए थे। लेकिन बबीता उन जालों को चीरती हुई अंदर चली जाती है। उस गुफा में कई कंकाल भी लटके हुए थे और उन कंकालों के बीच एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जो बीड़ी पीकर धुआं निगलता जा रहा था। वो बूढ़ा आदमी भी बहुत डरावना था। उसके बाल चिड़िया के घोंसले जैसे थे, आगे के 4 दांत बहुत बड़े और नुकीले थे, आंखें लाल लाल मोटी पत्थरीली सी और बाहर निकली हुई थी। उसका रंग भैंसे जैसा और गाल पिचके हुए थे। वो बबीता से कहता है, आओ बबीता, आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा प्रेमी हीरा हूँ। नींद में चलती चलती बबीता उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है और वो बूढ़ा बीड़ी ख़त्म कर बबीता से लिपट जाता है और कहता है, बबीता तुम आ गई। बबीता करता हुआ वो उसकी ओर आता है। अचानक बबीता पर कुछ पानी की बूंदें गिरती है जो गुफा में ऊपर से रिस रही थी, क्योंकि अब बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। पानी की बूंदें गिरने से बबीता होश में आ जाती है और ख़ुद को वहाँ देखकर डरकर चीखते हुए बेहोश हो जाती है। लेकिन बबीता सुबह खुद को अपने बेड पर ही पाती है और उसे कुछ याद भी नहीं होता है। सुरेश के ऑफिस जाने के बाद फिर वही अजीब सी खुशबू बबीता से आकर लिपट जाती है। अब बबीता के समझ में नहीं आता कि ये उसके साथ हो क्या रहा है। रात की बात उसे याद नहीं आती और सुबह सामने कुछ दिखता नहीं, बस एक अजीब सी खुशबू उससे लिपटती प्रतीत होती है। बबीता फ़ोन पर अपनी ये समस्या अपनी माँ को बताती है कि रोज़ सुरेश के ऑफिस जाने के बाद एक अजीब सी खुशबू उससे आकर लिपट जाती है, जैसे वो खुशबू उसके शरीर के साथ कुछ गलत कर रही हो। सुरेश के आने पर वो खुशबू उसे छोड़कर चली जाती है और रात में भी उसे बहुत अजीब सा फील होता है, जैसे वो कहीं जाकर आई हो, पर उसे रात की कोई बात याद नहीं होती है। अगले दिन फिर रात 2 बजे नींद में उठकर बबीता दरवाज़ा खोल फिर उस काली पहाड़ी की ओर चल पड़ती है। सुरेश नींद के आगोश में समाया रहता है। उसे कुछ पता नहीं चलता कि बबीता कब नींद में उठकर दरवाज़ा खोल घर के बाहर चली गई है। रात के अंधेरे में बबीता किसी प्रकाश की भांति अंधकार को चीरती हुई काली पहाड़ी की ओर चल पड़ती है। नंगे पैर वो उस पहाड़ी के आसपास फैले जंगल में प्रवेश करती है। उसके पैरों के नीचे कई छोटे मोटे जीव कुचले जा रहे थे, पर वो नाक की सीध में बेसुध चली जा रही थी। एक चमगादड़ उड़ता हुआ उसके चेहरे पर आकर चिपक जाता है तो वो उसको अपने हाथ से उठाकर ऐसे फेंकती है जैसे उसने किसी मच्छर या मक्खी को चेहरे पर से हटाया हो। मकड़ी के जालों और चींटियों के गुंबद के बीच से वो ऐसे निकल रही थी जैसे कोई रोशनी किसी गुफा को चीरती हुई गुफा से बाहर निकल जाती है। सामने आते घने पेड़ की सूखी टहनियों को वो ऐसे मरोड़कर फेंकती है जैसे किसी की गर्दन मरोड़कर फेंक रही हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान फैली थी। थोड़ी देर ऐसे ही चलते रहने के बाद वो उस गुफा में प्रवेश करती है जहाँ वो नर पिशाच बूढ़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। उस बूढ़े पिशाच के एक हाथ में बीड़ी सुलग रही थी और एक हाथ से वो एक खोपड़ी में भरा रक्त पी रहा था। आधा रक्त उसकी झूलती चमड़ी पर गिर रहा था और आधा रक्त उसके मोटे भद्दे होठों से उसके लटकते पेट में जा रहा था। उसके आगे के 4 नुकीले दांत अट्टहास कर रहे थे। वो बबीता को देखते ही चिल्लाता है, ओ मेरी प्रेमिका, तुम आ गई, तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। बबीता भी बेसुध दौड़ती हुई उसकी ओर जाती है। वो नर पिशाच बूढ़ा भी उसके हाथों को अपने हाथों में ले लेता है। उस बूढ़े पिशाच की झूलती चमड़ी पर गिरे खून से बबीता की साड़ी सन जाती है। वह उसके हाथ से उसके हाथों पर भी खून लग जाता है। इतने में फिर कुछ पानी की बूंदें बबीता के ऊपर गिरती हैं तो बबीता उस बूढ़े पिशाच को देख चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। घना जंगल होने से उस काली पहाड़ी पर कभी भी बारिश शुरू हो जाती थी और बारिश होने से वो जंगल और भयावह हो जाता था और वो काली पहाड़ी उस पिशाच की तरह और डरावनी हो जाती थी। बेहोश बबीता को वो बूढ़ा पिशाच अपने कंधे पर डालकर उस गुफा से बाहर निकलता है।
तेज़ बारिश की वजह से बबीता की खून से सनी साड़ी धुल जाती है और उसके चेहरे पर लगा खून भी साफ हो जाता है। बबीता को उस तेज़ बारिश में भी होश नहीं आता। उसे उस बूढ़े पिशाच को देख ऐसा शौक लगा था कि वो उस तेज़ बारिश में भी अचेत थी और बड़बड़ा रही थी, सुरेश मुझे बचाओ सुरेश, ये भूत मुझे खा जाएगा सुरेश। वो बूढ़ा पिशाच उसे कंधे पर डालकर चला जा रहा था। चलते चलते वो बबीता के घर पहुंच जाता है और बबीता को उसके बेड पर पटक देता है। अब सुबह के 6 बज रहे थे तो सुरेश उठ जाता है और बबीता को उठाता है। सुरेश बोलता है, आज उठना नहीं है क्या तुम्हें? बबीता बोली, उठ रही हूँ बाबा। पर बबीता को ऐसा फील होता है कि वो बहुत थकी हुई है, पूरी रात सोई नहीं है। लेकिन बबीता को रात की कोई बात याद नहीं होती, वो सुबह होते ही सब भूल जाती है। दूसरे दिन रात को 2 बजे बबीता को फिर एक आवाज़ सुनाई देती है, बबीता जल्दी आओ मेरे पास बबीता। बबीता फिर दरवाज़ा खोलकर उस काली पहाड़ी की ओर चल पड़ती है। रात के अंधेरे को प्रकाश की भांति चीरती हुई बिना डरे वो ऐसे चल रही थी जैसे कोई ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना डरे चली जाती है। इधर अचानक सुरेश की नींद खुल जाती है। उसे बेड पर बबीता नहीं दिखती तो उसे लगता है कि बबीता बाथरूम गई होगी। लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब वो बाथरूम के पास जाता है और उसे आवाज़ लगाता है तो वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती। फिर वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर देखता है तो वहाँ उसे बबीता नहीं दिखती। कमरे का दरवाज़ा भी उसे अंदर से बंद मिलता है। ये देख वो घबरा जाता है। आखिर बंद कमरे से बबीता गई तो गई कहाँ? वो कमरे से बाहर निकल गार्डन में आ जाता है और यहाँ वहाँ चहलकदमी करने लग जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर बबीता गई तो गई कहाँ ऐसे आधी रात को। इधर बबीता फिर उस जंगल में प्रवेश करते ही किसी पिशाचनी सा व्यवहार करने लग जाती है। उसके नंगे पैरों के नीचे छोटे मोटे जीव कुचले जाने लगते हैं। चमगादड़ उड़ते हुए उसके चेहरे पर चिपकते हैं तो वो उनको किसी मच्छर या मक्खी की तरह उठाकर फेंक देती है तो किसी को मसल देती है। चूहे और सांप उसके पैरों की आहट से अपने बिलों में दुबक जाते हैं। वो अपने रास्ते में आने वाले सभी सूखे हरे पेड़ों की टहनियों को मरोड़ कर फेंकने लग जाती है जैसे किसी की गर्दन मरोड़ कर फेंक रही हो। एक अजीब सी मुस्कान उसके होंठों से कानों तक फैली होती है। ऐसे ही चलते रहने के करीब 10 मिनट बाद वो उस गुफा में प्रवेश करती है जहाँ वो बूढ़ा पिशाच उसका इंतज़ार कर रहा था। बूढ़ा पिशाच उसे देखते ही बीड़ी पीता हुआ चिल्लाता है, ओ मेरी प्रेमिका तुम आ गई, मेरी प्रेमिका बबीता तुम आ गई। बबीता भी भागती हुई जाकर उस बूढ़े नर पिशाच ले गले लग जाती है। वो बूढ़ा नर पिशाच उसे बाहों में भर लेता है। वो बूढ़ा पिशाच बबीता वो वही गंदी सी जगह पर लिटा देता है और खुद उस पर सवार हो जाता है। बेसुध बबीता अब पूरी तरह से उस बूढ़े पिशाच के आगोश में होती है। वो बूढ़ा पिशाच हैवानों की तरह उसे नोचता है, अपने दांतों से उसे काटता है, अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसकी पीठ पर अपना नाम लिख देता है। अपनी हवस पूरी कर वह पूरी तरह से बबीता को अपने चंगुल में ले लेता है। कहते हैं जब कोई पिशाच किसी के साथ ऐसा व्यवहार कर लेता है तो वो पूरी तरह से उस पर शासन करने लग जाता है। अब वो जब चाहे उसकी देह में प्रवेश कर सकता है, जब चाहे उसकी देह को किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये देह अब उसका घर होता है जिसमें वो राज कर सकता है। वो बूढ़ा पिशाच अपनी भूख शांत कर बेसुध बबीता को कंधे पर डाल अट्टहास करता हुआ गुफा से निकल जंगल में चल पड़ता है। वो उसे उसके घर ले जाता है और बेड पर पटक देता है। परेशान सुरेश जब अंदर आता है तो बबीता को बेड पर देख आश्चर्यचकित होता है। ये यहाँ बेड पर कैसे आ गई? पहले तो बेड क्या, वो पूरे घर में उसे ढूंढ चुका था। बबीता कहीं नहीं थी। बबीता बंद दरवाजे से गायब थी। अब ये यहाँ कैसे आ गई? वो सोचने लग जाता है। परेशान सुरेश झकझोर कर बबीता को उठता है। बबीता, कहाँ गई थी तुम आधी रात को? और ये दरवाज़ा अंदर से बंद कैसे था? बबीता बोलो बबीता। पर बबीता बेसुध सोई थी। उस पर सुरेश के झकझोरने का कोई असर नहीं हो रहा था। करीब आधे घंटे बाद सुरेश उसे फिर झकझोरता है तो बबीता उठकर बैठ जाती है और सुरेश की तरफ लाल आंखों से घूरती हुई कहती है,
तूने मुझे धोखे से मारा था ना, अब तो इसे हाथ लगाकर बता। ये सिर्फ मेरी है, अब ये और किसी की नहीं हो सकती, समझा तू? सुरेश बबीता के ऐसे देखने और उसके इस तरह डरावनी मर्दाना आवाज़ में बोलने से डरकर कमरे से भागकर बाहर आ जाता है और अपने घर पर फ़ोन करता है। उसकी माँ उसका फ़ोन उठाती है। सुरेश घबराता हुआ माँ से कहता है, बबीता के अंदर भूत है, वो बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रही है, वो भी मर्दाना आवाज़ में। उसकी माँ कहती है, क्या बक रहा है तू? कोई भूत वूत नहीं होता, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है बहू के बारे में। खबरदार जो मेरी बहू को भूत कहा तो। सुरेश ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ माँ, तुम्हें यकीन नहीं तो खुद आकर देख लो उसे। आधी रात को बंद दरवाजे से वो गायब हो जाती है, फिर खुद ही आ जाती है। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, मैं अब यहाँ एक पल इसके साथ नहीं रह सकता। माँ, ये वही बोगी वाला भूत है ज़रूर। हाँ ज़रूर ये वही वाला भूत है, माँ ने कहा। बोगी वाला भूत? अरे ये कौन सा बोगी वाला भूत है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बोले जा रहा है तू? सुरेश ने कहा, तुम यहाँ जल्दी से आ जाओ माँ, वरना ये भूत मुझे मार डालेगा। माँ, ये बबीता भूत बन गई है, माँ ने कहा। क्या बके जा रहा है तू? तू वहीं रुक, मैं कल सुबह की गाड़ी से तेरे बाबूजी के साथ आ रही हूँ। सुरेश ने कहा, मैं यहाँ नहीं रुक सकता माँ, तुम आ जाओ बस जल्दी से, तब तक मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। दूसरे दिन सुबह सुरेश की माँ और उसके बाबूजी उसके घर आ जाते हैं, लेकिन सुरेश उनको घर पर नहीं मिलता। इधर बबीता अपने सास ससुर के आते ही नॉर्मल हो जाती है। सुरेश के बाबूजी सुरेश को फ़ोन करते हैं, कहाँ गया है तू? बाबूजी की कड़क आवाज़ में एक नॉर्मल सी गाली सुन सुरेश दौड़ा दौड़ा घर आ जाता है। घर आकर वो माँ बाबूजी के चरण स्पर्श करता है। इतने में देखता है कि बबीता सिर पर पल्लू रखे चाय का ट्रे लेकर आ रही है। वो बबीता को देखते ही अपनी माँ के पीछे छिपने लग जाता है और डरते डरते कहता है, माँ माँ, ये बबीता नहीं है, ये भूत है। माँ ने कहा, क्या बक रहा है तू? ये भूत नहीं, मेरी बहू बबीता है, समझा तू? इतने में बबीता चाय का कप सुरेश की ओर बढ़ाती है। सुरेश माँ बाबूजी के डर से डरता डरता कांपते हाथों से बबीता के हाथ से चाय का कप ले लेता है। जैसे ही वो चाय की एक सिप लेता है, चाय उसे बहुत कड़वी जहर सी लगती है। वो जल्दी से अपनी माँ से कहता है, माँ तुम ये चाय मत पीना, बहुत कड़वी जहर है ये चाय। माँ ने कहा, क्या बकवास कर रहा है तू? माँ चाय का घूंट भरती हुई कहती है, ये देख चाय बहुत मीठी और टेस्टी बनी है। तुझे हुआ क्या है जो बिना बात बहू के पीछे पड़ा हुआ है? कभी उसे भूत कहता है तो कभी उसकी बनाई चाय को कड़वी जहर बोल रहा है। सारा दिन सुरेश अपनी माँ से चिपका रहता है, ऑफिस भी नहीं जाता। रात को खाने की टेबल पर बबीता सभी को खाना परोस रही होती है तो वो जानबूझकर सुरेश पर दाल गिरा देती है। जैसे ही सुरेश शर्ट पर गिरी दाल धोने बाथरूम में जाता है तो वो भी उसके पीछे पीछे बाथरूम में पहुंच जाती है और सुरेश से कहती है, ये आपको हुआ क्या है? मुझसे कोई गलती हो गई क्या जो आप मुझसे ऐसे दूर दूर है? आप शर्ट खोलकर मुझे दे दीजिए, मैं शर्ट धो देती हूँ। बबीता को अपने करीब खड़ा और बोलता देख सुरेश डर कर सर पर पैर रख कर भाग कर वापस खाने की टेबल पर आकर बैठ जाता है। बबीता को कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। रात के 2 बजते ही बबीता उठकर कमरे का दरवाज़ा खोल उस पहाड़ी की ओर चल पड़ती है। जंगल में प्रवेश करते ही वो फिर किसी पिशाचनी सा व्यवहार करने लग जाती है। उसका बंधा जुड़ा खुद ही खुल जाता है, उसका आंचल हवा में उड़ने लग जाता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी होठों से कानों तक फैल जाती है। वो अपने नंगे पैरों के नीचे छोटे मोटे जीवों को कुचलते हुए गुफा की तरफ बढ़ने लग जाती है। अब वो पहले से भी ज़्यादा भयावह हो जाती है। उल्टे लटके छी छी करते चमगादड़ों को देखते ही उसकी आंखों की पुतली फैल जाती है। वो उनको मच्छर की भांति पकड़कर मसलकर उनका खून पीती हुई आगे बढ़ने लग जाती है। उसके गुफा में प्रवेश करते ही वो बूढ़ा नर पिचाश बीड़ी पीता हुआ उसे आवाज़ लगाने लग जाता है, बबीता बबीता, मेरी प्रेमिका तुम आ गई, तुम आ गई। बबीता दौड़कर उसके पास चली जाती है। कुछ देर के बाद वो बूढ़ा पिशाच उसे वहीं उस गंदी सी जगह पर लिटा देता है
और खुद उस पर सवार हो लग जाता है। अब दोनों किसी हवसी से हो जाते हैं। बूढ़ा पिशाच उसकी पीठ में अपने बड़े बड़े नाखून गड़ाकर अपनी हवस पूरी करता है। लगभग आधे घंटे बाद बूढ़ा पिशाच अट्टहास करता हुआ बबीता को अपने कंधे पर डालकर चल पड़ता है। उसके अट्टहास से गुफा में पत्थर गिरने लग जाते हैं। पत्थर गिरने से सांप, बिच्छू, चमगादड़ और छोटे मोटे जीव उन पत्थरों में दबकर तरह तरह की आवाज़ें निकालने लग जाते हैं। गुफा का दृश्य अत्यधिक भयानक हो जाता है। इधर सोफे पर सोया हुआ सुरेश बबीता को आधी रात को दरवाज़ा खोलकर जाता हुआ देख लेता है तो अपनी माँ और बाबूजी को उठाकर कहता है, माँ, बबीता आधी रात को कहीं चली गई है। माँ ने कहा, क्या बक रहा है तू? देख, बाथरूम में गई होगी। सुरेश ने कहा, नहीं माँ, मैंने खुद अपनी इन आँखों से उसे घर के बाहर जाते देखा है। ये सुन उसकी माँ बबीता को पूरे घर में ढूंढती है, पर बबीता उन्हें कहीं नहीं मिलती। लेकिन सुबह के 6 बजे बबीता अपने बेड पर कसमशा रही होती है। उसके मुख पर एक अजीब सी हंसी तैर रही होती है। सुरेश अपनी माँ से कहता है, अब तो मुझ पर यकीन कर लो माँ, ये भूत है, देखो इसे कैसे कसमशा रही है। सुरेश की माँ अपनी बहू के पास जाकर उसे छू कर देखती है तो बबीता अपनी सांस को घूर कर देखती है और अपनी गर्दन चर्रर्रर्र की आवाज़ से मोड़कर मर्दाना आवाज़ में कहती है, कौन है तू? सुरेश अपनी माँ को पकड़कर इधर लाता है तो बबीता उसे एक ज़ोरदार लात मार देती है और सुरेश के बाबूजी से कहती है, तू भी मिला हुआ था ना तेरे बेटे के साथ, जब इसने और इसके उन कमीने दोस्तों ने मिलकर मुझे चाकुओं से गोंद गोंद कर मारा था। और फिर बबीता चर्रर्रर्रर की आवाज़ के साथ अपनी पूरी गर्दन मोड़ लेती है। ये देख, सुनकर तीनों गिरते पड़ते भागकर कमरे से बाहर आ जाते हैं और उसका कमर बंद कर एक तांत्रिक के यहाँ चले आते हैं। तांत्रिक अघोरानंद के यहाँ तीनों गिरते पड़ते पहुँचते हैं। वो तांत्रिक सुरेश की माँ के मायके वालों का जान पहचान वाला था, इसलिए वो उन तीनों को भी जानता था। सुरेश की माँ उनसे कहती है, महाराज, हमें बचा लीजिए महाराज, मेरी बहू एक भूतनी है महाराज। तांत्रिक अघोरानंद मृगछाल पर आंखें बंद किए एक भीषण काली प्रतिमा के सामने बैठा था। काली प्रतिमा पर नरमुंडों की माला सुशोभित थी। प्रतिमा के सामने हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित थी। पास में ढेर सारे नर कंकाल पड़े थे।